अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज फिर बात होगी बांग्लादेश और इंडिया के मामलात के ऊपर, लेकिन आज कुछ डिफरेंट होगा। जैसे इंडिया के अंदर बांग्लादेश ने जो मामलात ख़राब किए उनके साथ, उनके तिजारत के, उनके साथ उनके बिल्कुल ही इकॉनमी के और हर किस्म के उन्होंने बॉयकॉट किया एक दूसरे मुल्क का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया कोलकाता के ऊपर ममता बनर्जी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ है वो, लेकिन बांग्लादेश के मामले के ऊपर एक पेज पे है। क्या पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो एक पेज पर आते हैं अगर कोई इंटरनेशनली मसला हो? यहाँ पर तो सभी डिवाइड है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में क्या इस तरह का फ़र्क है जो उनके मुल्क की बात आए तो सब एक हो जाते हैं और हमारे मुल्क के अंदर सब हिस्सों में बटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? सर, इंडिया के अंदर इंतशार इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुका है क्योंकि बांग्लादेशियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। बांग्लादेश से क्योंकि 3 माह से पहले उनके हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन 5 अगस्त के बाद उनके हालात बदल चुके हैं। उनकी जो पॉलिटिक्स है, अपनी पॉलिटिक्स है अपने मुल्क की, वो सब एक पेज के ऊपर आ चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ। एज ए पाकिस्तानी हम कहाँ खड़े हैं? हमारे हर पार्टी के अलग मंशूर है, हम मुल्क के बारे में क्यों नहीं सोचते? और क्या इंडिया की यही तरक्की की वजह है कि जो वो उनके सियासतदान एक पेज पर आ जाते हैं जब मुल्क की बात आते हैं, और हमारे जो सियासतदान हैं वो मुख्तलिफ हिस्सों में बट चुके हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में चंद एक नाम के अलावा कोई पॉलिटिक्स करता ही नहीं है, पॉलिटिशियंस हैं ही नहीं भाई। ये तो दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाने आते हैं। 4-5 करोड़ लगाया उसके ऊपर इलेक्शन पे, 2 नंबरी की पैसा शैसा लगा के वोट शोट खरीद के आ गए और फिर दिहाड़ियाँ लगाई अरबों की, चले गए। ये कौन से पॉलिटिशियंस हैं? इनको पता ही नहीं है। इस तरह थोड़ी होती है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स क्या हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या है। जब तक आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट, आपके इलेक्टेड मिनिस्टर, सारा कुछ वो एक पूरा इलेक्टेड स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ना आपकी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल होगी, ना आपके इंटरनल जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है आपकी, ना वो सक्सेसफुल होगी। तो इन सारी चीज़ों का एक ही हल होता है। जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ पे फिर उनकी सोच भी एक होती है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लें, अमेरिका को देख लें, ठीक है, वहाँ पे एक कंट्रोल होता है, मतलब प्रॉपर ना आवाम सेटिस्फाइड होती है। अब यहाँ पे जब आवाम का एतमाद ही उठ जाता है तो फिर कैसे आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे एक पेज पे हों? मैं वही बात कहूँगा कि यहाँ पे एक पेज पे पूरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। इनको एक पेज पे आने ही नहीं देंगे इनके जो ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन तो मेरे पास सर ये देखें कि ममता बनर्जी बिल्कुल खिलाफ थी बीजेपी की, जब इलेक्शन हुआ बहुत खिलाफ थी, लेकिन जब बांग्लादेश ने कहा कि भाई हमें बंगाल भी चाहिए, वो हमारा है, उड़ीसा भी हमें चाहिए, ये हमारा है, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने ये कॉल की, शटअप कॉल दी और उन्होंने ये कहा कि भाई ये मुल्क हमारा है, और फिर वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठ गई। हमारे सियासतदान एक बीच पे क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं एक साथ वो बैठने को तैयार? मुल्क हमारा किस तरफ डूबता जा रहा है और क्या हमारे मुल्क की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह यही नहीं है? देखिए जी, जहाँ तक इंडिया की बात की जाए, इंडिया को मैं इतना समझता हूँ कि इंडिया में ना, हालांकि मतलब हमसे कोई 100 टाइम्स वहाँ पे ना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, बहुत पार्टीज़ हैं, बट उनका पॉलिटिक्स में जो है ना इंटरफेरेंस नहीं है इतनी ज़्यादा। उनकी आप देख लें, उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो एक नॉर्मल से एक कह लो एक मुलाजिम होता है, उसको कुछ जानता ही नहीं होता, ठीक है, उसकी कोई औकात इतनी नहीं होती, जस्ट सिक्योरिटी तक होता है महदूद। तो सबसे बड़ी रीज़न उन सब अच्छी बात नहीं है कि सिक्योरिटी तक ही महदूद रहना इन इदारों को? बिल्कुल अच्छी बात है। देखें आप, अगर वो एक सारा स्ट्रक्चर देखें ना हमारा गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट उसके नीचे, फिर पार्लियामेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन क्या नाम है, डिफेंस मिनिस्टर आता है, फिर उसके नीचे जो है वो अपना सेक्रेटरी आता है, और सेक्रेटरी के नीचे जाके वो तीनों चीफ आते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत, प्राइम मिनिस्टर से तो बहुत नीचे की चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनको ये बात समझनी होगी। आज नहीं समझेंगे तो बहुत आगे जाके देर हो जाएगी। बात ये है, इनको समझना चाहिए हर अदारे की एक लिमिट होनी चाहिए, अदारों को लिमिट्स में रहना चाहिए। और जब तक अदारे अपने लिमिट्स, जुडिशरी अपनी ताकत खो चुकी है, ख़त्म, ठीक है, इसी तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी बिक चुकी है, कोई मेरिट पे काम ही नहीं कर रहा, सही है, सारे दिहाड़ीबाज हैं, बस उनको है बस। इंडिया को आप बेहतर समझते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी बेहतर है, उनका डिफेंस सिस्टम बेहतर है, उनकी इकॉनमी बेहतर है, उनका गारमेंट्स का जो मामला है वो बेहतर है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है वो काफ़ी हद तक हमसे बेहतर है या हमसे नहीं बेहतर? सर देखें, इंडिया हमसे, पाकिस्तान से 100 टाइम्स बेटर है। उनकी एक वो टाटा कंपनी, आप उनकी एक कंपनी का उठा लेना, वो हमारी उनकी मतलब
कह लो कि हंड्रेड्स बिलियंस डॉलर्स में ना उनका वो है जो नेटवर्थ है। हमारी इतनी टोटल पूरे मुल्क की इतने हमारे पास नहीं पड़े होते ज़ख़ीरा जितना एक कंपनी के पास होता है। तो बात करने का मकसद ये है, आपने पूछा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सारी बाकी चीज़ें देखें, नो डाउट मैं इसके ऊपर बिल्कुल 100% श्योर हूँ, इंडिया हमसे बेटर है ओवरऑल। देखें हर जगह पे मसले होते हैं, वहाँ पे भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे गुर्बत है, चीज़ें हैं, लेकिन हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है बस ये आपके दुश्मन है, ही है, वो है, वो एक अलग कहानी है, सही है, वो सारा एक झूठ लिखा हुआ है। एनी हो, बात ये है इंडिया अगर तरक्की कर रहे हैं ना आजकल, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा राज है ना वो ये है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है इदारों की, वहाँ पे पॉलिटिशियंस को अपनी एक स्पेस इदारों की इंटरफेरेंस भी इस वजह से नहीं है क्योंकि सियासतदान एक पेज पे बैठ जाते हैं। जब मुल्क की बात आती है, जब कौम की बात आती है, जब उनके मफादात की बात आती है, तो वो एक पेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सर देखें बात वही है ना, उनके पॉलिटिशियंस की अच्छी ट्रेनिंग हुई है ना, वो पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे तरह वो दिहाड़ीबाज नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह फिर जब पॉलिटिशियंस को पता होगा, उनके अपने पॉलिटिकल राइट्स का पता होगा ना, तो वहाँ पे फिर जो जितने भी अदारे हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, आपकी मिलिट्री फोर्सेस वाले जितने भी आपके अदारे हैं, वो सारे अपनी वहाँ पे एक लिमिट में हैं। इसलिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, वहाँ पे जो है आप कह लो कि सोशल स्टेबिलिटी भी होती है, वहाँ पे आपकी फॉरेन पॉलिसी भी स्टेबल होती है, वहाँ पे आप बड़े फैसले ले सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का टोटली बायकॉट कर दें, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो इंटरनेशनली भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनेशनली भी आप देखा जाए ना माइट इज़ राइट वाला रूल है, ठीक है जी। मतलब वहाँ पे भी जो ताकतवर मुल्क है ना उनकी सुनी जाती है, ठीक है। अब हमारा देख लो, हमारा इंटरनेशनली भी कोई बात ही नहीं सुनता। उसकी रीज़न ही यही है ना कि हमारे यहाँ, क्योंकि जब तक आपके यहाँ पे मसले हल नहीं होंगे, आपको पूरा आजकल का ना दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में हो रहा है तो ना हमें बाद में पता चलता है, अल जज़ीरा पहले बता देता है, BBC पहले बता देता है, दी गार्डियन पहले बता देता है, ठीक है, वो सच सारा कुछ सामने रख देते हैं। इंडिया को आप जियो पॉलिटिक्स में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में कहाँ देख रहे हैं सर? सर देखो, अगर जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए तो नो डाउट वो अरेबियन सी और वो सारी जो चीज़ें हैं, लोकेशन अच्छी भी हैं, वो भी नो डाउट उस हिसाब जियो पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की लोकेशन भी नो डाउट उससे कम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान ने उस तरह उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी इसको जो जियो स्ट्रेटजिकल जो इसकी लोकेशन थी, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, उसका फ़ायदा ही नहीं उठाया। इन्होंने चंद वो जो आता है अपने डॉलर्स लेके अमेरिका से वो साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। सर मोदी को पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि वो एक चाय बेचने वाला है और वो आपका दुश्मन है। वो चाय बेचने वाला दुश्मन हमारा आज कहाँ से कहाँ चला गया है और हमारे यूथ कहाँ से कहाँ गिर चुकी है इस वक्त। देखिए जी, वो तो एक ना इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, चाय बेचने वाला जो भी है वो उनका प्राइम मिनिस्टर है, उसको उनकी 1.5 अरब आवाम ने उसको इलेक्ट किया है, ठीक है। और अपने मुल्क को लेके इस वक्त किस रफ्तार से तेज चल आप वहाँ पे हम उनका कोई सेक्टर उठा लें, IT का सेक्टर उठा लें, उनका मेडिकल का सेक्टर उठा लें, उनका आप अभी वहाँ पे गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मतलब ये सारी चीज़ें देखें ना तो ग्लोबली वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वो बंद कर रहे हैं टेलीनॉर वाले, इधर उधर वाले सारी कमें। हमारा नेट कहाँ है, 198 नंबर पे हम फिर रहे हैं। उनके इत्तेहाद के ऊपर आप नहीं समझते कि कितना बड़ा उनको कोलकाता के उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक दूसरे के मुखालफिन थे बैनर ममता जी और नरेंद्र मोदी, लेकिन जब मुल्क की बात आई उन्होंने कहा नहीं भाई हर चीज़ एक साइड पे, मुल्क जो है वो हमारे लिए सबसे पहले नंबर पे। सर देखे ना, बात फिर वही आ जाती है, उनको पता है कि इंडिया पहले है, हम बाद में हैं, बिल्कुल ठीक है। नो डाउट हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं, बाकी लोग तो आपको पता है मफाद परस्त हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन वो बाहर अपने जदादे बना रहे हैं, ये हमारी हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो हमें देखना होगा पाकिस्तान को, अगर हम कंपैरिजन करें ना इंडिया से, हमें देखना होगा कि यार हम उस बंदे को इलेक्ट करें, उन लोगों को आगे लेके आएँ जिनका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिनकी बाहर जदादे ना हो, ठीक है, जिनके ऑफशोर कंपनियां ना हों। तो ये सारी अगर बात की जाए। सर आप आपका बिजनेस या आपकी जॉब क्या है सर? सर मैं रियल एस्टेट का करता हूँ बिजनेस। अच्छा, रियल एस्टेट में आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट में जो इंडिया के पास सहूलतें हैं, वो जो उनको मौके दिए जाते हैं या जो उनको बैंक से लोन मिलता है, क्या सेम आपके साथ पाकिस्तान में इस तरह के मामला है? सर देखें, पाकिस्तान में अगर रियल एस्टेट की बात की जाए ना
यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, FBR का महकमा है, वो उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं करता जिस तरह करना चाहिए। अब अगर आप, चलो इंडिया को छोड़ो, आप UAE की मिसाल ले लो, टैक्स फ्री है वो इसलिए आप देखो, अब मलक रियाज को इन्होंने तंग किया, वो उसने कहा ठीक है भाई मैं आता ही नहीं इधर। वो इतना अच्छा उसका यहाँ पे लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट था, अब वो बैरियटॉन दुबई उसने लॉन्च कर दिया। तो बात ये है कि लोगों का जब ट्रस्ट उठ जाता है ना एक स्टेट से, अब हमारे क्लाइंट्स होते हैं ओवरसीज़, वो कहते हैं यार हम नहीं, इस जो ये वाली करंट गवर्नमेंट चल रही है ना, जिसके पास कुछ भी अवामी नहीं है, ठीक है, वो कह रहे हैं हम इस दौर में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले। सर इंडिया दुनिया का मेरा ख्याल लार्जेस्ट कंट्री होगा जिसकी जो ओवरसीज उनके लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उधर। उनको बड़ा यकीन है अपने मुल्क के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा बिलीव है कि भाई हम आएंगे तो हमें जो हमारा प्लॉट होगा या हमारी जो बिल्डिंग होगी वो उधर ही हमें मिलेगी। देखें जी, इंडिया में एटलीस्ट कब्ज़ा माफिया या इस तरह की जैसे पाकिस्तान में चीज़ें हैं, फाइल वगैरह दे देते हैं यहाँ पे 5-7 साल बाद ओवरसीज़ बेचारा आता है। इस वक्त मेरे साथ जैगम अब्बास हैं। अगर इनमें प्रोफेसर कहूँ, इनको मैं शायर कहूँ, इनको मैं उस्ताद कहूँ, मतलब कुछ भी ऑल इन वन है पाकिस्तान के, यानी कि ये समझें कि ये वन मैन आर्मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के हालात जो हैं वो नहायत ही नाजुक सतह पर आ चुके हैं, क्योंकि बंगाल वेस्ट, बंगाल कोलकाता, उनकी जो ममता बनर्जी है ना, जब उन्होंने बांग्लादेश वालों ने ये कहा कि हमें भाई वेस्ट बंगाल दिया जाए, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को कहा भाई हमारी सियासत एक तरफ, हमारा मुल्क हमारे लिए पहले, हम बांग्लादेश के साथ इक्वल होकर एक साथ होकर हम उनके साथ लड़ेंगे और अपने मुल्क को आगे लेके चलेंगे। आप क्या समझते हैं इस तरह के हालात हों, अगर पाकिस्तान कैसे मैनेज कर पाता है इस तरह के? क्योंकि हमारे तो सियासतदान जो है उनका सबका ही मंशूर अलग अलग है, पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। सर जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहली तो बात यह है कि मैं एक उस्ताद हूँ तो मैं अमन की बात करूँगा कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं, दुनिया में अमन होना चाहिए और हमने कई सालों से बड़ा लड़ाई कर ली। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो बरसगीर है ये बड़ा खूबसूरत है, उसमें इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई मुल्क हो। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हमने बड़े सालों से लड़ लिया। दुनिया में मुल्क जो है, कंट्री, वो अलग अलग होते रहते हैं, मुल्कों की तकसीम होती रहती है। अब उसके बाद उन्हें जीना सीखना चाहिए। बदकिस्मती से आज हम मतलब 70 साल गुजरने के बाद आज भी इन चीज़ चक्रों में पड़े हुए हैं, बल्कि हमें अब ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और जीने की तरफ आना चाहिए। बाकी जो मसाइल हैं, मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ हैं, जंगें हैं, ये होती रहती हैं। हाँ, तो इन दिनों ये जो इंडिया की तरफ से आप कह रहे हैं कि वो जब उनका बांग्लादेश के साथ ये मसला बना या ये इंतशार हुआ या इख्तलाफ हुआ तो उस पर वो इकट्ठे हो गए। बेशक उनके आपस में सूबाई इख्तलाफ थे, उनकी पार्टियों के इख्तलाफ थे, अपने अंदरूनी इख्तलाफ थे, लेकिन आलमी सतह पर जब वो किसी दूसरे मुल्क से लड़ने के लिए आए तो वहाँ वो इकट्ठे हो गए। और यही कामयाब और मुहज़्ज़ब कौमों का शेवा होता है। आपस में जो इख्तलाफ होते हैं, फ़रोई इख्तलाफ होते हैं, घरेलू इख्तलाफ होते हैं, मसाइल होते हैं, जब आपको बेहतरी के लिए सोचना चाहिए तो पूरे मुल्क की और आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। ये देखें हमारे यहाँ ये पिछले दिनों आपने सारा मंजरनामा यहाँ पे देखा, और हम क्या कर रहे हैं कि इधर एक पार्टी के कुछ बंदे मारे जाते हैं और दूसरे उस पर दांत निकाल रहे हैं, दूसरी पार्टी के मार रहे होते हैं तो ये निकाल रहे हैं, यानी बदला लेने की रवश में, और एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान भी इस नौबत पर पहुँच गया है कि उसे अब पूरे मुल्क के जो वज़रा हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हैं, उन्हें मिल के कानून साजी करनी चाहिए और इस आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। दो चीज़ें इस मुल्क में बहुत ज़रूरी हैं जो, और हमेशा अच्छी कौमों का वो शेवा होता है, सेहत पे तवज्जो दें और तालीम पे तवज्जो दें। बाकी ये जो इंडिया का अमल है तो ये ज़ाहिर है वो ज़माने के साथ बदल चुके हैं, उन्होंने सीख लिया है। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी मईशत मजबूत करें, टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करें, तालीम के मैदान में आगे निकलें, सेहत के मैदान में आगे निकलें। हमारी तरजीहात भी जो बुनियादी है उसमें अज़मत इंसान होनी चाहिए, इंसान की बेहतरी और खैर खाई होनी चाहिए। जिस माशरे में भी इंसान को अहमियत दी जाएगी वो माशरा खुद ब खुद एक अजीम माशरा बन जाएगा। सर देखिए, बांग्लादेश जब से पाकिस्तान से अलग हुआ तो तकरीबन हर एक चीज़ वो इंडिया से ले रहा है और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आप क्या समझते हैं जो स्टूडेंट ने वहाँ ये जो इनकलाब एक लेके आए, ये उनके मुल्क के लिए बेहतर हुआ है या उनके मुल्क के लिए अभी तक नुकसान ही साबित हो रहा है, या किस हद तक वो बेहतर हो सकता है? इसमें मैं एक बात कहूँगा, वो शेख जायद वो कहा था कि उस्ताद ज़ौक़ ने एक शेर है कि रिंदे ख़राब हाल को जायद ना छेड़ तू,
तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। हाँ, हम तबसरा कर रहे हैं, करना भी चाहिए, और ख़ारजी मामलात जो हैं हमसाया ममालिक हैं उनकी सियासत से, उनके इख्तलाफात से, उनके मसाइल से, उनकी तरक्की से हमें आगाह होना अच्छी बात है। लेकिन मेन बात मैं यहाँ आपको बताऊँ, ये उनके अंदरूनी इख्तलाफ है। अगर उनकी टीमें एक हैं, वो मतलब हुसैना वाजिद जो गई थी उनकी बाद में इंडिया में गई, इंडिया ने सपोर्ट किया, तो वहाँ भी बांग्लादेश के सारे लोग नहीं है कि जो इंडिया के सपोर्टर हैं या इंडिया क्या, वहाँ भी ग्रुप हैं, एक ग्रुप है जो मतलब जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, दूसरे को नहीं करता, और यहाँ वो मजमूई तौर पे करता है, लेकिन वो फील नहीं करते कि सर। लेकिन आप समझते हैं चलते भले मुल्क के अंदर यानी कि बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, टके की वैल्यू आपको पता है रुपए से बेहतर थी, इकॉनमी में वो हमसे आगे, इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा गारमेंट्स बनाने वाला वो बांग्लादेश बन चुका था, यानी कि इतना ज़्यादा आपके लिए मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है। और आपका ये जो इनकलाब है ये कुछ समय से बालातर है, किस वजह से आया है इनकलाब? ये बात ये देखिए, अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल होंगे, बहुत सारे जिस तरह हमारे मुल्क में है, बहुत सारे मसाइल होंगे जो दूर से नज़र नहीं आते। हम एक साइड से देखते हैं, हम मीडिया पे कवरेज होती है, मतलब इख्तियारात की, अबाब इख्तियारात की, हुकूमत की, आम तौर पे वो चीज़ें हम तक नहीं पहुँचती। उनके अंदरूनी लाखों इख्तलाफ हो गए। जब भी कोई इनकलाब आता है तो इनकलाब पे मजबूर किया जाता है, और जब भी, मैं तो कहता हूँ खुदकुशी करने वाले का भी कोई कातिल होता है, तो जब भी कोई इस लम्हे पे पहुँचता है, किसी को जान गंवाना, लड़ना, ये कोई शौक़ नहीं होता, उससे पहले इस तरह के हालात बनाए जाते हैं। और ज़ाहिर है वो भी एक जमहूरी मुल्क बनना चाहते थे, तो वहाँ उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए उन्होंने एहतजाज किया, और एक ख़ानदान की कई सालों से हुकूमत चल रही थी, तो उसके ख़िलाफ़ उठना या बगावत करना या ऐलान करना, तो ये वहाँ की आवाम का हक था और वो कर सकते थे। सर अगर तो मतलब फ़ायदा हो उसका, वो इस तरह की इनकलाब का, तो हम भी उसको अप्रिशिएट करें, हम आलमी मीडिया भी उसको कहे कि यार आपने बहुत अच्छा किया। अगर तो उसका नुकसान हुआ है और बांग्लादेशी को और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो फिर ये इनका इनकलाब आप नहीं समझते गलत इनकलाब था? मैं उसकी भी बात, उसकी वजह ये है कि देखें कुछ चीज़ें होती हैं वक्ती तौर पे हमें नुकसान नज़र आ रहे थे, कुछ चीज़ आज आपको बुरी लग रही हो सकता है कल वो ठीक हो, तो उसके पीछे भी ज़ाहिर है जब भी इनकलाब आता है वहाँ पे जाने जाती हैं, वहाँ पे लोग मरते हैं, वहाँ पे नुकसान होते हैं, मईशत को मसाइल बनते हैं, और कई मसाइल होते हैं, इंडस्ट्री रुकती है, और कई मसाइल होते हैं। ये मतलब कुर्बानी तो शर्त है, जब भी आपने इनकलाब लाना है तो वक्ती तौर पे उन्होंने नुकसान कुछ करना है और नुकसान होना है, और उसके बदले में अब वहाँ के जो मामलात हैं वहाँ पे भी दो तरफ है ना। अब देखिए आपने कितनी अवाम उठी है, तो मतलब असल में मुल्क तो अवाम का होता है, ये कोई किसी की मिल्कियत नहीं कि चार घर आए उनकी हुकूमत है तो मुल्क उनका हो गया। अगर अवाम वहाँ की मुतमईन नहीं है तो उन्हें हक़ है, और वो अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, और वो मतलब इससे बड़े नुकसान के लिए भी तैयार हो जाएं, तो वो देर पा जो मतलब ऐसी बनाना चाहते हैं कि कानून, ऐसे निज़ाम, ऐसी चीज़ें हों जो उनके मुल्क को हमेशा के लिए कायम करे। और देखें उसमें भी उनके भी बजट के मसाइल थे जिस तरह हमारे होते हैं, तो वहाँ भी आवाम के मुतालबात थे, जब वो पूरे नहीं किए गए या उन्हें इख्तलाफ हुए तो फिर उस वक्त उन्होंने इनकलाब की। सर एक और सवाल, आप उस्ताद हैं, आप प्रोफेसर हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ फाइनली कि जो परचम की तौहीन है वो किसी भी मुल्क में, किसी के मुल्क के साथ भी किया जाए, वो काबिल बर्दाश्त है? और क्या इखलाकी हमारे पास कोई जवाब बनता है? हम किसी के मुल्क को, जैसे बांग्लादेश ने इंडिया के परचमों को अपने टॉयलेट के अंदर लगा दिया, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर गेट के नीचे सड़क पे लगा दिया, अब उसी का यही रद्द-ए-अमल अब 3 माह के बाद इंडिया दे रहा है। आपका क्या ख्याल है कि बांग्लादेश को ये नहीं करना चाहिए था? अगर बांग्लादेश ने गलत किया तो आज इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था? अब इसकी मैं बात देखें, जब वो कहते हैं ना भूख जो होती है ना वो तहजीब के आदाब मिटा देती है। जब इंसान भूखा हो, मरा हो, उसके 5-6 कत्ल हो गए हो, उसके घर में ज़ख्मी हो गए हो, अब किसी की चोरी हो गई हो ना, वो हर बंदे पे शक करता है। हाँ, बाकी ये कि हमने तरबियत ऐसी नहीं की, हम मतलब मान जाना चाहिए, हम ये तीनों ममालिक जो हैं यूरोप से, बाकी ममालिक से जो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। हमें अभी तो मैंने पहला आपसे बात ये की कि हमें आज तक अभी जीना नहीं आया। हम सर झंडा जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए किसी सूरत? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी अभी तरबियत नहीं, हमने अपने नौजवान की तरबियत की, ये कल को यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी मसाइल बन सकते हैं। देखें वही लोग थे कल तक जो एक मतलब हमारी आर्मी थी उसकी तारीफ़ करते थे, उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आज इख्तलाफ करते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होती है, तो इस तरह की सूरत बनती है। नफ़रत जो होती है वो आप खुद डालते हैं। अब जो बच्चे हमारे मसाइल देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, जिस घुटन में हैं, तो क्या उनके अंदर आप किस तरह हुब्बुल वतनी पैदा कर सकेंगे? सर फाइनली आप शायर हैं, इन तीनों मुल्कों के बारे में, इनकी सियासत के बारे में, इनकी मईशत के बारे
में, इनकी अखलाकियात के बारे में कुछ 2 से 3 लाइनों का शेर हो जाए जो मैं इन तीनों मुल्कों तक पहुँचा सकूँ सर। मैं तो शायर हूँ, तो पहले मेरा अपना वतन है, मेरा एक शेर है दुआ मेरी यारब, शाद हो वतन मेरा, अमन की हुकूमत हो इसके हर इदारे पर। मेरा तो मतलब यही पैगाम है कि जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत पहुँचे और दुनिया में अमन हो। ठीक है, इख्तलाफ हो गया, इंडिया अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, एहतजाज होते रहते हैं, अलग हो जाते हैं, अब उसके बाद वो एक दूसरे के लिए ख़तरनाक ना बने। और सबसे कीमती चीज़ जो है वो इंसान है, इंसान की जान है, इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो किसी मज़हब से, किसी कौम से, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, बासियत एहतराम पहला हम पे उस पर ये करना चाहिए कि एक इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।